नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आप सबका अपने इस चैनल अंकुश मिश्रा स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ब्लेंडिंग। ओके। और ब्लेंडिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बायोफ्यूल का टॉपिक होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। आइए देखिए, ब्लेंडिंग मतलब मेरा होता क्या है। ब्लेंडिंग मतलब होता है जब इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता है। मतलब इथेनॉल और पेट्रोल का मिक्सिंग का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम होता है ब्लेंडिंग। ओके। अब इसका यूज क्यों हुआ, किस लिए हुआ, क्या हुआ, हम पूरा एक ओवरव्यू देखने वाले इसका। आइए देखिए, जैसे कि आप सबको मालूम है कि इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ा है। ओके। इसके अंदर अलग अलग प्रकार की गाड़ियां होती है और हर साल हमारे देश में कितनी मिलियन, 26 मिलियन गाड़ियां बनती हैं, जिसमें से 5 मिलियन गाड़ी हम एक्सपोर्ट करते हैं। अगर 5 मिलियन गाड़ी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो भी उसमें से 21 मिलियन गाड़ी हर साल हमारे देश में बनती है। अगर इतनी गाड़ियां बन रही हैं तो इन गाड़ियों के अंदर जो ईंधन, जो फ्यूल यूज होता है वो भी तो कहीं ना कहीं से आता होगा। वो आपका कहाँ से आता है? वो आपका आता है गल्फ कंट्रीज से। और गल्फ कंट्रीज से हम लोग फ्यूल नहीं लेते, कच्चा तेल लेते, मीन्स रॉ सामान लेते हैं। मतलब कि वो लोग जमीन के नीचे से खोद के देंगे या फिर रीग में से या फिर जो अपना ओशन वगैरह होता है वहां से निकाल के देंगे। और वो जब कच्चा तेल यहाँ पे आता है तो हम लोग उसको यहाँ पे प्योर करते हैं और प्योर करने के बाद वो पेट्रोल पंप्स के ऊपर बेचा जाता है। ओके। और जो ये यहाँ की गल्फ कंट्रीज वगैरह है, ये लोग इसका कितना रुपए चार्ज करते हैं हमसे? 65 बिलियन डॉलर्स। मतलब 50 खरब 41 अरब 17 करोड़ 57 लाख 50 हजार रुपए। ओके। इतना ये लोग पैसा लेते सिर्फ कच्चा तेल देने का, 65 बिलियन डॉलर्स। ओके। बट अगर हम लोग ने यहाँ पे इथेनॉल का जो प्रोसेस है, ब्लेंडिंग है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे समझाना चाहूँ, स्लाइड लेके समझाता हूँ मैं। वेट, जैसे देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, अगर अगर इथेनॉल को मिक्स किया जाता है, किसके साथ में मिक्स किया जाता है? पेट्रोल के साथ में। तो इससे क्या होगा? ये जो इथेनॉल है ये क्या है? ये एक बायोफ्यूल है। क्या है? ये एक बायोफ्यूल है जो अपने ही देश में तैयार किया जा सकता है। अगर हम लोग का जो कोशिश है पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स करने का, जो हम लोग आज 80% पेट्रोल किन से लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ ये इन देशों से लेते हैं 80% पेट्रोल। ओके। तो ये जो 80% पेट्रोल है हम लोग इससे क्या होंगे? इससे कम पेट्रोल लेंगे। ओके। तो हमारी कोशिश है कि हम 20% इथेनॉल को मिक्स कर पाए। ओके। तो जब हम लोग 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करेंगे तो उससे हम लोग का प्रॉफिट क्या होगा? हम लोग जो 65 बिलियन डॉलर्स इन लोगों को देते हैं उसका 20% हमें कम देना होगा। एंड इन केस सपोज ये जो अभी ट्वेंटी हम लोग का जो कोशिश अभी 20% पर है, अगर वो सपोज सक्सेस होता है तो वो 20 से 30%, 30 से 40%, 40 से 50, और हम लोग 50 से करते करते 80% पर भी आ जाएंगे। और आज भी ऐसे बहुत सारे देश हैं जो इथेनॉल को 85% तक यूज करते हैं एज अ फ्यूल अपने गाड़ियों के अंदर। तो बस क्या चेंज होता है, उनके अंदर जो उनके इंजन का मॉडल ना, वो इनका इंजन थोड़ा चेंज होता है। जैसे कि आपको याद है सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात बोला था कि BS3 की गाड़ियां चलनी नहीं चाहिए, तो कंपनी ने रातों रात BS3 की गाड़ियां बेच के निकाली थी। तो अभी BS4 ही चलती है। तो वैसे क्या आएगा, वैसे आने वाले टाइम पे कंपनी, आपका सुप्रीम कोर्ट बोल देगा कि BS6 की गाड़ियां ही यूज में रहनी चाहिए। तो कंपनीज को वैसे चेंज करने होंगे। तो उनके लिए जो नया इंजन टाइप होगा वो फ्लेक्स फ्यूल होगा, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके। बट ये हम लोग 80% तक ही रख सकते हैं क्योंकि हम लोग पूरा 100% इथेनॉल को यूज नहीं कर सकते। आपके मन में भी डाउट होगा कि सर क्या हम लोग टोटल 100% फ्यूल अपने देश में नहीं बना सकते? नहीं। इंजन को चलने के लिए थोड़ा सा तो गैसोलीन लगता ही है। इंजन को चलने के लिए इंजन को चलने के लिए थोड़ा सा गैसोलीन लगता ही है। ओके। गैसोलीन लगता ही है। आपका गैसोलीन क्या होता है? पेट्रोल, डीजल, अलग अलग प्रकार के फ्यूल, वो सब किस में आते हैं? आपके गैसोलीन में आते हैं। ओके। कोई डाउट इसके अंदर? कोई डाउट नहीं है। आइए देखिए, अब जो आपका इथेनॉल होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C2H5OH होता है।
ओके। जो आपका इथेनॉल है वो सैनिटाइजर में भी 85% होता है। ओके, वो सैनिटाइजर में भी 85% होता है। जब पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, जब पेट्रोल और इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, उससे जो फ्यूल बनेगा उसका नाम क्या होगा, हम लोग उसको एज अ बायोफ्यूल बोल सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए, तो आई होप कि मुझको इतना तो लगता है कि आपको अभी ब्लेंडिंग का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। और ये ब्लेंडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं तो ये जो अपना 65 बिलियन डॉलर्स का जो इनकम है, जो पैसा है, वो हम लोग विदेशों को धीरे धीरे हर साल कम देंगे, उतना नहीं देंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आपको अलग अलग प्रकार के इंजन दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आज भी कई देशों में आपके इथेनॉल वाले फ्यूल यूज किए जाते हैं। जैसे देखो, E15 का मतलब क्या होता है, E15 का मतलब होता है जहां पर 15% इथेनॉल है, जहां पर क्या है, 15% इथेनॉल है। E30 का मतलब क्या, E30 का मतलब है 30% इथेनॉल। ओके, और इसका मतलब है 50% इथेनॉल, और ये है एकदम प्रीमियम सुप्रीम, जिसका मतलब है 85% इथेनॉल। अब इससे फायदा क्या होगा मालूम है, ये अपने देश में ही बनेगा। अगर ये देश में बनेगा तो जो आपका पेट्रोलियम का प्राइस होगा वो देश में कम होगा, वो देश में ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि वो देश में ही बन रहा है, तो उसके ऊपर इंपोर्ट चार्ज, एक्सपोर्ट चार्ज, बहुत सारा टैक्स नहीं लगने वाला है। ओके, बट इसमें चेंज, इसके अंदर चेंजेस क्या होंगे, आपको केवल थोड़ा सा ना इंजन में चेंज होगा, जो कंपनीज खुद से 2023 के स्टार्टिंग में वो लोग उसमें चेंजेस लाना शुरू शुरू कर देंगे। ओके, सॉरी गाइस। ओके, तो ये देखो, उस इंजन का नाम क्या होगा, जैसे कि इस फ्यूल का नाम क्या है, फ्लेक्स फ्यूल है, तो वैसे जो इंजन होगा उसका नाम होगा फ्लेक्स इंजन। ओके, क्या नाम होगा, फ्लेक्स इंजन होगा, जो फ्लेक्स फ्यूल को ले सके, बस इतने चेंज होगा। ओके, तो पेट्रोल और डीजल के कॉलम तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इसके साथ में एक कॉलम और यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका, जिसका नाम क्या होगा यहाँ पर, जिसका नाम होगा आपका, जिसका नाम होगा इथेनॉल। क्या नाम होगा यहाँ पर, इथेनॉल नाम होगा। ओके, क्या नाम होगा, इथेनॉल। ओके, चलिए, तो बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब ये जो आपका इथेनॉल है, जब ये देश में आएगा तो इससे फायदा क्या होगा, जब देश में टोटल लगभग 500 करोड़ 500 करोड़ लीटर इथेनॉल की जब पूर्ति की जाएगी, तो अलग अलग जगह इसके फैक्ट्रीज ओपन होंगे। जब इसके फैक्ट्रीज ओपन होंगे तो उससे नए रोजगार के साधन खुलेंगे। नए रोजगार के साधन मतलब कि अगर सपोज लो कि महाराष्ट्र में अगर एक ऐसा इलाका है जहां पर कुछ फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, अगर वहां पे फैक्ट्रीज खुलती हैं तो एक मतलब कि लगभग 10 से 20 हजार लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगी, और वहां पे क्या होगा, आय के सोर्स और जनरेट होंगे। समझ गए, चलिए, देखिए यहाँ पर, अब देखिए इथेनॉल बनता कैसे है। ओके, और वो हमारे देश में उगने वाली चीजों से कैसे बनाया जा सकता है। जैसे कि आप सबको मालूम है, गन्ना, गन्ने से क्या बनता है, गन्ने से बनता है, मतलब सबका जो रहता है ना मिक्सचर, गन्ना, फिर आपका चावल, पक्का चावल नहीं, जो चावल का आता है ना ब्रेक, जो एकदम बेकार होता है, जिसको हम लोग फेंक देते हैं, या फिर जो गाय भैंस वगैरह होते हैं वो लोग देते खाने के लिए, वैसा चावल। बाद में आपका भुट्टा, भुट्टा मतलब आपका मकाई। ओके, मकाई, फिर बाद में आपका जौ। ओके, जौ मतलब ज्वार, और ये आपका क्या है, इसको बोलते हैं, ओके, ये इसका नाम है। इसका मतलब क्या है कि जो भूसे बच नहीं जाते खेती करने के बाद में, उन भूसों को जलाया जाता है, या फिर अगर वहां पे जैसे कि खाने के लिए कोई जानवर नहीं है तो वो लोग उसको फूक देते हैं, बट सपोज अगर जानवर वगैरह है तो उसको खा लेते हैं, गाय वगैरह, बट ज्यादातर तो इनको फूका ही जाता है। ओके, तो इन सबको मिक्सर से, इन सबका मिक्स करने के बाद में इनको सड़ाया जाता है। ओके, इनके सड़ाने के बाद जो प्रोसेस होता है उससे बनता है आपका इथेनॉल। क्या बनता है, इथेनॉल बनता है। अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं एक एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बात करता हूँ, अगर आप आज के यूथ हो, आप एक फार्मर के बेटे हो, या आपके पास कुछ अगर जमीन है, आपको अगर कुछ काम चालू करना है, तो 2023 तक अगर आप गन्ना, चावल, मकाई, जौ, और ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये सब उगाने के बाद में जो बेकार सामान रहेगा। ओके, तो अगर आप इन सब चीजों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दो, बेचना शुरू कर दो,
तो सरकार भी आपसे अच्छे दामों पे ही लेगी। जैसे कि मैं अगर मकाई की बात करता हूँ, मकाई अगर आप आज कहीं ठेले पे खाने जाओगे मकाई, तो आपको एक भुट्टा कम से कम 15 से 20 रुपए का मिलेगा पकाया हुआ। ओके, बट फार्मर से अपनी जो गवर्नमेंट है कितने में लेती है? 6 रुपए प्रति केजी में लेती है। कितने रुपए? 6 रुपए प्रति केजी में लेती है। इतने कम रुपए में लेती है भुट्टा, लेकिन वो क्या होता है, फार्मर्स को उल्लू बना दे, पैसा बोल के कि हम तुमसे 6 नहीं, हम तुमसे 600 रुपए में 100, मतलब 100 केजी ले रहे हैं। तो ये उनको 600 रुपए दिखाई देता है, लेकिन 100 केजी दिखाई नहीं देता। समझ गए? तो ये ना उनको लूटा जाता है। लेकिन जब ये प्रोसेस चालू होगा तो फार्मर्स को भी यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, वो भी नई नई चीजें अपनी आजमा पाएंगे और थोड़ा जो उनका फार्मिंग का मेथड है उसको चेंज किया जाएगा। ओके, तो जो आपके गन्ना है, चावल है, मकाई है, ज्वार है और आपके जो पराल वगैरह रहते हैं, आप उनको बेच सकते हो। अगर एक एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर सोचते हो तो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बिजनेस मार्केट है, आप क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट ने, आपको मालूम है, आज के टाइम पे चीनी पे रोक लगा दी है। चीनी पे रोक लगा दी है, क्यों? क्योंकि जब देश में गन्ने का यूज होगा तो उससे चीनी बनाई नहीं जाएगी। हर साल देश में चीनी की खपत होती है 27 मिलियन टन। ओके, और हमारे देश में चीनी कितना बनता है? 8 मिलियन टन, मतलब 35 मिलियन टन बनता है। तो 8 मिलियन टन चीनी बच जाता है, उसको बैकअप के लिए रखा है ताकि वो कभी डिस्ट्रीब्यूट करने के काम आए हमको। ओके, देखो यहाँ पर अब ये जो आपकी चीनी फैक्ट्री वगैरह है, जो ये जो आपकी शुगर मिल्स वगैरह है, इसके अंदर क्या होता है? देखिए आपकी शुगर अभी कहाँ कहाँ पे यूज होती है सबसे ज्यादा? शुगर फैक्ट्री कहाँ 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 पे रहेगी? आपकी चाय के अंदर, आपको नॉर्मल शुगर, और जो आपके कैंडीज चॉकलेट्स वगैरह होते हैं। बाकी जितने भी बिस्किट्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, जूस, मार्केट में ऐसा कोई पैक्ड स्वीट नहीं होगा जिसके अंदर शुगर यूज ना हुआ हो। इतना शुगर मार्केट में यूज होता है। और देश में डेली कितना शुगर शुगर कंज्यूम होता है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूँ। देश में हर साल देश में हर साल थोड़ा छोटा करता हूँ, देश में हर साल 35 मिलियन टन, ओके, 35 मिलियन टन की शुगर बनती है, जिसमें से 27 मिलियन टन का जो शुगर है वो खपत होता है, सिर्फ खाया जाता है। ओके, 27 मिलियन टन का जो शुगर है वो खाया जाता है। ओके, उसमें से बचता कितना? उसमें से बचता है 8 मिलियन टन का शुगर बचता है, जिसको एक एज अ बफर स्टॉक रखा गया है। बफर स्टॉक का मतलब क्या होता है? बफर स्टॉक का मतलब होता है कि उसको स्टोर करके रखना, ताकि फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके। समझ गए? फ्यूचर में वो हमारे काम आ सके। जब देश का ज्यादातर गन्ना इथेनॉल प्रोड्यूस करने में जाएगा तो शुगर भी तो रहना चाहिए ना। इसलिए शुगर के एक्सपोर्ट पर, शुगर के निर्यात पर इंडिया ने बैन लगा दिया है। और आप सबको पता है भारत ने अभी किस किस पर बैन लगाया है? शुगर के ऊपर, चावल के ऊपर और गेहूं के ऊपर बैन लगा दिया गया है। चावल के ऊपर, गेहूं के ऊपर, शुगर के ऊपर बैन लगा है। और बैन क्यों लगा है मैंने आपको वो भी अभी बता दिया है। अब रही बात गेहूं की, तो आपका एक देश है, तुर्की नाम है, इसने गेहूं को लौटा दिया रिटर्न बोल के। क्या बोल के लौटा दिया इसने? ये बोल के लौटा दिया कि जो आपका गेहूं है वो ठीक नहीं है, उसमें वायरस वगैरह। ओके, वो उसने ऐसा जानबूझ के किया, क्योंकि यही सेम गेहूं हमने अफगानिस्तान को भी एक्सपोर्ट किया था, लेकिन उन लोगों का कोई कंप्लेन नहीं आया। लेकिन इनके पास कंप्लेन आया। इनके पास कंप्लेन क्यों आया? क्योंकि इनका जो बॉर्डर है ना वो रशिया से ज्वाइन होता है। ओके, अगर इनका जो रशिया का बॉर्डर है जो बाय रोड ज्वाइन होता है, अगर इनके जो रिलेशन है वो अपने इंटरनेशनल रिलेशन रशिया के साथ में ये लोग बना सकते हैं, इसलिए ये लोग वहां से गेहूं लेंगे। लेकिन ये लोग ने इंडिया के साथ में रिलेशन अपना बिगाड़ लिया, तो इंडिया ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगा दिया है। ओके, अब जैसे देखिए आज से पाम ऑयल का भी एक केस हुआ था। जो देश पाम ऑयल के ऊपर बड़ा कमेंट कर रहे थे, आज कोई उनसे उनका पाम ऑयल खरीद नहीं रहा। वही सेम गलती इस देश ने भी की है। ओके, तो इंडिया को तो इसका प्रॉफिट कब होगा? जब इंडिया अपने इथेनॉल में सक्सेस हो जाएगा। मतलब कि इनकी जो शुरुआती दौर है वो है 20% की, लेकिन ये 20% से होते होते कम से कम 50% तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा, $65 बिलियन का जो अमाउंट हम लोग दूसरे देशों को देते हैं वो हम लोग कम कर देंगे। कम करते करते एक टाइम ऐसा आएगा, अगर सपोज 80% इथेनॉल पे गाड़ियां चलने लगी, तो 20% तो हम लोग अपने देश से भी तेल निकाल सकते हैं। ओके,
और उतने अगर सपोज उतना पेट्रोलियम मंगाना ही पड़ा तो 20% पेट्रोलियम इंडिया अफोर्ड कर सकता है गल्फ कंट्रीज से मंगाना। ओके, तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई डाउट नहीं रहा होगा एक भी परसेंट का कि ब्लेंडिंग क्या होता है, उसका प्रोसेस क्या था, कि इंडिया ने चीनी पे बैन क्यों लगाया। ओके बच्चों, ओके। और आपके लिए एक न्यूज है, अगर आप लोग मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल अंकुश मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, अंकुश मिश्रा मैथ्स। और ओके, इसके ऊपर पूरा मैथ्स का फ्री कोर्स चालू है, डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड होते हैं, आप यहाँ पे आके मैथ्स भी पढ़ सकते हो। और बहुत ही जल्दी इसके ऊपर जीके और रीजनिंग का भी कोर्स चालू होगा। ओके बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं। आई होप इसके अंदर आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।